नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर। और मैं हूं आपका अपना काफिर बुत परस्त राम भक्त संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, तो आज जो मऊ वाले चाचा थे वो निकल लिए, आपको तो पता ही होगा, जिनका नाम मुख्तार अंसारी था। अब मुख्तार अंसारी के निकल जाने में कुछ प्रश्न उठाता कि उनकी मृत्यु हुई है या उनकी हत्या हुई है। वैसे लगता तो यूं ही है कि उनकी मृत्यु हुई है, हत्या पे तो कोई संदेह नहीं है कि वो हुई होगी। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनकी हत्या हुई है। अब जो बड़ा प्रश्न उभर के आया है, मैं आज सुबेरे टेलीविजन देख रहा था दोस्तों, तो मैंने देखा कि जो उनका वो लास्ट राइट्स हैं, नमाज जनाजा वगैरह जो होता है, मिट्टी डालने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे लोग, पूरा कस्बा आया हुआ था। डीएम जो वहां की थी, उनकी उनके भाई अफजाल के साथ लड़ाई हो रही थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल सा एक है, ये है कि एक बात तो बताइए साहब, इस भीड़ को इंस्टिगेट कौन करता है? ये नहीं कि वो लास्ट राइट्स में जाने के लिए, इंस्टिगेट इस बात के लिए कि चाहे अतीक अहमद हो, चाहे सैयद शाहबुद्दीन हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, ये लोग तुम्हारे हीरोज हैं और इनको लिटरली हीरोज की तरह प्रेजेंट भी किया गया है। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, हीरो ये लोग जो है ना, इनको हीरो बनाने में मीडिया का, न्यूज का, फिल्म्स का बहुत बड़ा हाथ है। ये बन नहीं पाते इतने बड़े हीरो। और मैंने बीबीसी पर अब जब पढ़ रहा था, तो बीबीसी का एक आर्टिकल देखा था, उस पे हेडिंग थी, क्या वक्त की राजनीति के एक पैदे भर थे सीवान के सुल्तान। बीबीसी, तो इन्हें सुल्तान का दर्जा दिया जाता था। तो इसमें मीडिया भी है, तो मीडिया में से ही पढ़ करके लोगों का जो मानना है वो बनता है। इस पूरे विषय पर बात करने के लिए कि एक कातिल, एक हत्यारे के मर्डर पर क्या था, जो इतने सारे तथाकथित शरीफ लोग थे, जो शांति प्रिय दूत थे, जो शांति दूत थे, वो इतने सारे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? इस विषय में बात करने के लिए मेरे साथ में है रोहित रोहन जी। नमस्कार रोहित जी। नमस्कार संकेत जी। मेरे साथ में धीरज जी हैं। नमस्कार धीरज सर। नमस्कार। पहला प्रश्न धीरज सर आपसे कि आखिर क्या है ऐसा, मतलब जो इन लोगों के नमाज जनाजा में इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ तो हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या जो भारत रत्न थे एपीजे अब्दुल कलाम, परम वीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद, इन लोगों के मतलब लास्ट कम्युनिकेशन पे, लास्ट राइट्स पे नहीं देख पाते। मगर जो व्यक्ति कातिल है, मतलब एक आदमी छुरे मार रहा है उसको, एक आदमी 400 गोलियां मार रहा है उसको, इनकी लास्ट राइट्स पे इतने लोग क्यों भरते हैं? क्या कारण है इसका? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि ये इन लोगों का जो मुस्लिम समाज है, इसको इस तरह से संगठित किया गया है, या इस तरह से एक जो इसमें शिक्षा की सबसे ज्यादा कमी है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि इसमें इस समुदाय में, इस संप्रदाय में खासकर शिक्षा की बहुत कमी है, और उसका फायदा उठाकर ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये केवल इसी का नहीं है, केवल ये तो राजनेता थे। ये जो मुख्तार अंसारी तो राजनेता भी बना हुआ था, इसका भाई अफजाल भी राजनेता बना हुआ है और विधायक और सांसद भी रह चुका है। तो अभी सांसद है, वर्तमान सांसद है अफजाल अंसारी। तो केवल इसकी बात नहीं है कि ये वो है, मतलब राजनेता है या वोट जमा कर लेता है, बल्कि बॉम्बे में अभी एक गैंगस्टर था, वो वेल नोन गैंगस्टर था, उसके जनाजे में भी भारी भीड़ हुई। वो गैंगस्टर था याकूब मेमन, जहां तक याद आ रहा है मुझे। तो अभी उसमें भी भीड़ उभरती है, और कोई भी मर जाए, मतलब मुस्लिम कम्युनिटी का मैंने देखा है कि कोई भी मर जाए, दुर्नाम, कोई नाम वाला नहीं, दुर्नाम व्यक्ति कोई भी मर जाए, तो उसमें भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल भीड़ इकट्ठा की जाती है, बल्कि भीड़ अपने आप इकट्ठा हो जाती है। जी हाँ, लेकिन जहां तक बात अशिक्षा और शिक्षा की कमी की है, तो जो जैसे इनमें और लोग भी हुए हैं, वो कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, वो तो पढ़े लिखे थे, साइंटिस्ट थे, भारत के ही थे, तो उनको तो कभी भी आगे नहीं करा गया, वो आइडल नहीं बने इन लोगों के, जो मुस्लिम समाज है। तो इसमें शिक्षा की कमी, अगर शिक्षा की कमी वर्ल्ड लेवल पर हम देखें, ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, अल जवाहिरी केमिकल इंजीनियर था, तो इनके हीरोज अंततः जाकर के यही होते हैं।
ये कुछ अलग प्रकार की शिक्षा है। मैं रोहित रोहन जी का रुख करना चाहता हूँ। रोहित रोहन जी, रोहित रोहन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या बात है जो ये एक शांति दूत है, इनकी जो भीड़ है वो अंततः जाती एक क्रिमिनल की तरफ ही है। एक पढ़े लिखे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की उसमें नहीं जाएगी। देखिए संकेत जी, आपका जो ये क्वेश्चन है वो नीड ऑफ द आवर बन गया है। लेकिन आपके इस क्वेश्चन में का जवाब देने के पहले मुझे लगता है कि इस बिहेवियर, ये एक तरह का बिहेवियर है कि कोई भी इस तरह का क्रिमिनल मर जाए या टेररिस्ट मर जाए। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि 370 हटाने के पहले जम्मू कश्मीर में एक छोटा टेररिस्ट मर जाए या बड़ा टेररिस्ट मर जाए, कैसा भीड़ लग जाता था। ऐसा ही जैसा कि आप देख रहे थे आज, वैसा ही भीड़ लग जाता था। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मुस्लिम धर्म के उद्गम पे जाना पड़ेगा, कैसे मुस्लिम धर्म का विकास हुआ है उस पे जाना पड़ेगा। आप देखें कि जितना भी बड़े मजार हैं वो किनके बने हुए हैं, किन राजाओं के बने हुए हैं या किस मुसलमान लोगों का बना हुआ है। उन्हीं का बना हुआ है जिनको ये टारगेट दिया जाता था कि 300 हिंदू को मुस्लिम बनाएंगे, 300 ब्राह्मण का जनेऊ काटेंगे तभी वो नाश्ता करेंगे। ऐसे लोगों का भी तो मजार है। तो ये इन्होंने एक तरह का फैशन बना लिया है कि जो मुस्लिम धर्म में कट्टर होंगे, जितना कट्टर होगा, जितना इस्लाम को फैलाने में या इस्लाम के नाम पे लोगों को डराने में या इस्लाम का पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने में जो जितना ज़्यादा आगे होगा, ये उसी को फॉलो करेंगे। और इसका गवाह इतिहास है। आप देखिए कि जब भी इतिहास में कोई क्रूर शासक हुआ है जिसने हिंदुओं को और किसी दूसरे धर्म के लोगों को मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट किया है, आज भी उसका जो है ये बखान करते हैं या नहीं करते हैं, आप बताइए। आज भी जो औरंगजेब रोड बना हुआ है, शाहजहां रोड बना हुआ है, ये लोग कौन थे? कौन थे जो मीना बाजार से हिंदू लड़कियों को, ब्राह्मण लड़कियों को उठाते थे? और जब वो मरे तो उनका बखान हुआ, उनके नाम पे रोड बने, मजार बने, क्या क्या नहीं बना। तो आपको वहां से देखना पड़ेगा। इनको आदत सी हो गई है, इनको हीरो बनाना, जो ये हीरो बनाने की जो आदत है, जैसे हिंदू में भी हीरो बनते हैं, क्रिश्चियन में भी हीरो बनते हैं, लेकिन मुसलमानों में एक जो ट्रेंड बन गया है हीरो बनाने का, अपना आइडल बनाने का, वो ऐसे क्रूड लोग ही हो गए हैं। आप देखिए कोई भी टेररिस्ट मर जाए, उसके पीछे जनाजा में ये हजारों लाखों की संख्या में चले जाएंगे। जबकि अगर कोई मुस्लिम साइंटिस्ट मर जाए, कोई बहुत बड़ा, भाई जितने बड़े शायर हुए हैं मुसलमान धर्म से ही हैं, लेकिन उनके जनाजा में जो है ये दिखेंगे नहीं, उनके जनाजा में शायद ही दिखे। लेकिन अगर वही कोई 100-200 को मारा हुआ आदमी हो, कोई टेररिस्ट हो जिसने कोई गलत काम किया हो, तो उसके जनाजा में ये लाखों की संख्या में पहुंच जाएंगे। तो इसका जो न्यू है वो कहीं ना कहीं रोहित जी आपकी बात क्रमशः सही है। और दरअसल ये एक आपका, मैं कहता हूँ ये एक दृष्टिकोण है जो जिस दृष्टि से, जिस एंगल से आप चीजों को देख रहे हैं। मेरा हालांकि ये मानना है कि ये जितनी भारत में 1947 के बाद में तथाकथित आजादी के बाद में जो समस्याएं और दिक्कतें आई हैं, इसकी जड़ कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म वाद के नाम में है। क्योंकि शुरुआत में इन लोगों को इतना बड़ा बनाया गया कि इन्होंने अंततः कानून को जेब में रख लिया। बनाने वाले कौन थे? यही राजनीतिक दल। उनके पीछे मंशा क्या थी? इनको क्यों बनाओ? क्योंकि ये वोट ला पाए। देखिए कृष्णानंद राय की हत्या क्यों हुई थी? वो बीजेपी के थे और बीजेपी के नेता थे, एमएलए थे, मोहम्मदाबाद से थे। वहीं पे ये मुख्तार अंसारी था, उनको न सिर्फ मारा गया, उनकी चोटी काटी गई। बेसिक थिंग इज टू इंसल्ट अस। मैं इस पे थोड़ा सा डिफर करूंगा। आपने कहा कि भारत में राजनीतिक एंगल है, ये राजनीतिक एंगल नहीं है, इसको समझिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अभी का एग्जांपल देता हूँ। आपने इजराइल और हमास का तो वार सुना होगा, अभी पिछले 6 महीने की कहानी है। इजराइल ने जब पलट के वार किया तो कितने उसमें हमास के लोग मरे और वहां के लोकल नागरिक मरे, लेकिन उसके जनाजा में कोई नहीं जाता था। जब कोई बड़ा हमास का टेररिस्ट मरता था तो उसके जनाजा में वहां भी आपको लाखों लोग दिखते थे, हजारों लोग दिखते थे।
आपको ये साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा ह्यूमन टेंडेंसी। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, चींटी हमेशा एक लकीर को फॉलो करती है, उसके पीछे सारे चींटियां चलती रहेंगे। ये एक ट्रेंड है कि हम उसी को हीरो मानेंगे जो दूसरे धर्म के ऊपर कोई, या हमारे धर्म का कोई ऐसा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप चंद्रशेखर आजाद, मैं एक लोकल एग्जांपल, चंद्रशेखर आजाद, रावण का नाम सुना होगा, अभी वाइस श्रेणी का उसको सिक्योरिटी मिल गया है। उसमें कोई टैलेंट नहीं है, आप उसका कोई भाषण देख लीजिए। चंद्रशेखर रावण है साहब, वो आजाद कहाँ है उसमें, उसके नाम में आजाद नहीं, ठीक चंद्रशेखर है, रावण ही है। जो भी नाम है हाँ, वो उसका, आजाद नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण लिखता है। वो अगर मान लीजिए हम ऐड करते हैं, ये इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे क्या है ना, मीडिया एक तरह का चित्रण प्रस्तुत करता है, और आप जो बता रहे हैं वो इंटरनेशनल, सर मेरी बात सुनिए सर, इंटरनेशनल लेवल की बात को आप भारतीय राजनीति से जोड़ रहे हैं। मेरा पर्सपेक्टिव, मेरी रेल बिल्कुल सीधी चल रही है कि मेरे देश में जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। अगर उसका एंगल बाहर से जुड़ा हुआ है तो बात ठीक है, लेकिन अगर उसका एंगल सिर्फ यहाँ के लोगों से ही जुड़ा, जैसे आपने कहा चींटी है, तो चींटी ये चाइना में क्यों नहीं दिखती? चींटी, ये चींटी चाइना में क्यों नहीं दिखती? उसी पे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। तो पहले मैं जो बोल रहा था कि जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर उर्फ रावण है, उसने मायावती की राजनीति को फेल कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि वो शुरू ही करता है गाली से। वो बड़े जाति को, बड़े नेता को, सबको वो गाली देता है। तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके जाति के लोग हैं, उनको लगता है कि मेरे बीच का एक आदमी है जो खुलेआम सबको गाली दे रहा है, तो एक टेंडेंसी बनता है, तो उसको लोगों ने रातों रात हीरो बना दिया। उसी तरीके से जो ये मुसलमान लोग हैं, मुसलमान लोगों में एक टेंडेंसी बन गया है कि जो हमारे धर्म से, जो हमारे बीच से ऐसा क्रिमिनल निकल जाएगा, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको हीरो बनाएंगे। धीरज जी, मैं डायरेक्टली पहले आप पे जाना चाह रहा हूँ, आपका क्या टेक है, ये भीड़ क्यों है? हालांकि अंतरराष्ट्रीय कारण क्या थे, रोहिंग्या हमें ये भी समझाए, उनका अपना एंगल है सोचने का, अपना दृष्टिकोण है, आपका दृष्टिकोण क्या है? जो अंतरराष्ट्रीय एंगल है वो बात भी सही है, क्योंकि इस रिलीजन का एक जो भेड़चाल है वो यही है कि यही मैं समझाना चाह रहा था। नेगेटिव जो भी हो, उसके चाहे नेगेटिव हो या कोई भी ग्रेडेड हो, या जो रॉबिनहुड हो या नहीं हो, उसके साथ उसका साथ देना है। मतलब धर्म के नाम पर उसको साथ देना है, मजहब के नाम पर उसका साथ देना है, ये भी है। साथ में यहाँ जो परेशानी हुई है, जो सबसे ज्यादा जो बात हुई है, कि वो यहाँ के लोगों ने, ये जो नेता है या स्मगलर हैं या अंडरवर्ल्ड के किंग्स हैं, उन लोगों ने अपना एक वो बना लिया है कि प्रोस्पेक्टिव के, मैं रॉबिनहुड हूँ, मैं अमीरों से लूटता हूँ, गरीबों में बांटता हूँ। तो ये इन लोगों ने जो एक वो बनाया हुआ है अपना एक छवि, उस छवि के कारण भी इन लोगों के जनाजे में या इन लोगों के अंतिम क्रिया में खूब भीड़ उमड़ती है। मैं इसी को एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं। जब हम कात्यायनी में बहस करते थे तो कई बार ऐसा केस आया है जिसमें किसी मुस्लिम कुछ लड़कों ने मिलके, जैसे एक हैदराबाद का केस आया था जो उन्होंने टोल ब्रिज से लड़की को उठा लिया था। तो मैंने देखा कि मुस्लिम प्रवक्ता जो दिल्ली के आए हैं, जो उस बंदे को जानते भी नहीं थे, पहले तो वो शुरू हो जाते हैं, उनका सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि भैया मुस्लिम होने की वजह से बदनाम किया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट। फिर जब उनको बोला जाए कि नहीं जी इसका तो वीडियो आया हुआ है, तो वीडियो आया हुआ तो बोलेंगे कि नहीं जी वो बंदा नहीं है जी, बोलेंगे नहीं वीडियो में आइडेंटिफाई हो गया, उसका चेहरा आ गया है, तो बोलेंगे नहीं जी वो तो वहां पे घूम रहा था जी, वो तो भटक रहा था जी। फिर जब बोला जाए कि नहीं वो पकड़ा गया है, उसका जीन पकड़ा गया है, उसका बायोमेट्रिक, उसको रेप की उसकी पुष्टि हो गई है, तो बोलेंगे यार वो तो गरीब था, गरीब क्या रेप करेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये इनका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। चाहे वो दिल्ली का मुसलमान हो, कलकत्ता का मुसलमान हो, क्राइम अगर हैदराबाद में कोई मुसलमान करेगा, आप उसको दिल्ली के स्टूडियो में बहस करेंगे, वो उसको जानता भी नहीं है। ये भी नहीं है कि संकेत जी को मैं जानता हूं तो कल हो के मैं संकेत जी के फेवर में दो चार बातें करूं, संकेत जी को बचाने की कोशिश करूं। मैं जानता भी नहीं कि कौन संकेत जी हैं, क्या नहीं है, उन्होंने किया नहीं किया,
मैं पहले ही बचाव की मुद्रा पे आ जाऊंगा, मैं पहले ही बचाव की मुद्रा पे आ जाऊंगा कि नहीं कि वो इस्लामिक है, मुस्लिम है, इसलिए उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये एक नैरेटिव सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये नैरेटिव बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, और ये जो मुस्लिम अमेरिका चले जाते हैं तो फिर वो अमेरिका में नैरेटिव देने लगते हैं। अगर उनके पास पॉकेट में रेंट देने का पैसा नहीं है, मकान मालिक ने उनको निकाल दिया, तो वो तुरंत 4 डिजिटल मीडिया वाले को पकड़ेंगे, बोलेंगे देखो मैं मुस्लिम हूं, मुझे मकान मालिक ने निकाल दिया। अभी यूरोप में यही हो रहा है, पूरे यूरोप में जो शरणार्थी आए थे अब वो क्रिमिनल बन गए हैं और उसके बाद फिर वो एक दूसरे का बचाव भी करते आ रहे हैं। हाँ, पहले जब था तो नॉर्वे, स्वीडन और पोलैंड ने, जब भारत ने यूनाइटेड नेशंस में कहा था कि हमारे यहाँ इतने शरणार्थी हैं और ये अननेसेसरी के हैं, तो पोलैंड ने, नॉर्वे ने और स्वीडन ने इसकी बड़ी यूनाइटेड नेशंस में इस पर आपत्ति उठाई थी। और बाद में यही लोग थे, इन्होंने जाकर के कहा था वी वुड नॉट इवन अलाउ इवन अ सिंगल मुस्लिम इमिग्रेंट फ्रॉम आउटसाइड इनटू आवर ओन कंट्री। और आप देखिए यही हाल है पूरे देश का। अभी जैसे रोहन जी बोल रहे थे, मैं उसी बात को एक्सटेंड करता हूँ। गोरखपुर में एक आदमी ने हमला करा था पुलिस वालों पर, तो और वो आईआईटी का पढ़ने वाला था, आईटीआई नहीं करा, आईआईटी का पढ़ने वाला, और आईआईटी के पढ़ने, उनने कहा वो दिमागी रूप से खराब हो गया था, बेचारा पागल हो गया था। एक और आया, उनने कहा कम पढ़ा लिखा था। तो ये सदैव जो है ये विक्टिम कार्ड खेलते आए हैं। मगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीज है कुछ, तो वो ये है कि भाई कहीं ये मीडिया वाले, नेता और ये फिल्म वाले भी, सर फिल्म वाले के, धीरज जी आप बताइए, ये लोग मिल करके ऐसा प्रोपेगेंडा तो नहीं रच रहे जिससे आने वाले 20 साल में स्वयं हिंदू ही का अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाए। मैं बस इसमें यही ऐड करना चाहता हूं कि देखिए, जैसे हिंदुओं में एक कॉन्सेप्ट है कि मरने के बाद स्वर्ग या नर्क में जाते हैं, वैसे ही मुसलमानों में भी कॉन्सेप्ट है कि वो जन्नत में जाएंगे या जहन्नुम में जाएंगे, ये उनके यहाँ कॉन्सेप्ट है। और तीसरा उनका कॉन्सेप्ट है चहल्लुम का। यही 3 कॉन्सेप्ट है इंसान के मौत से रिलेटेड। मैं इस भीड़ से ये पूछना चाहता हूं कि वो अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये जो मुख्तार अंसारी है, ये मरने के बाद जन्नत गया होगा कि जहन्नुम गया होगा? भाई अरे जन्नत गया होगा, आपको इतनी बात समझ नहीं आई सर? वो कहेगा जन्नत जाएंगे क्योंकि इन्होंने काफिरों को मारा था, और एक बुत परस्त था, उसकी ज्ञान शिखा काट दी थी, उसको पैरों के तले कुचला था। धीरज जी मैंने जो ओपनिंग स्टेटमेंट दिया था यही आपने सत्यापित कर दिया। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब आप इस्लाम धर्म का उद्गम देखेंगे, जब इनका इतिहास पढ़ेंगे, इनका कुरान पढ़ेंगे, इनके शरिया पढ़ेंगे, इनके बाइलॉज पढ़ेंगे, तो उसमें उन्हीं लोगों का महिमा है जिन्होंने तलवार के दम पे किसी कम्युनिटी को काट काट के मुसलमान बनाया। या ये स्वयं तलवार के दम पे बने थे। जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जो मुसलमान है, कहीं ऐसा तो नहीं वो स्वयं तलवार के दम पे बना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये कहने वाला वो अरब का शेख था। जब मदीना अभी स्मृति ईरानी गई थी तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया था, तो वहां के शेखों ने कहा था कि तुम हमें ज्यादा ज्ञान मत फैलो, क्योंकि तुम खुद पढ़े लिखे नहीं हो, तुमने तो ट्रांसलेटेड किताबें पढ़ी है, तुम हमें क्या पढ़ाओगे। धीरज सर आप बोलिए प्लीज। नहीं, देखिए क्या है कि इनका जो धर्म का जो एक फेनोमेना है वो पूरी दुनिया में है, केवल यही नहीं है, पूरी दुनिया में। लेकिन भारत में थोड़ा सा अभी हमारे लिए जो चिंता का विषय है कि भारत में इस फेनोमेना को कैसे खत्म किया जाए या कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है कि आप देखिएगा, अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो जो ज्यादा रिच कंट्रीज हैं मुस्लिम्स के, उनसे अगर लीजिए तो उनमें अगर शिक्षा है, उनमें अगर वो जागरूकता है, तो वहाँ ये थोड़ा सा कम हो जा रहा है। अगर उनके पास नौकरी है, ये जो आप देखें, ये जो भीड़ है इसमें सारे टोपी वाले हैं, इसमें से 90% लोग अनपढ़ होंगे। ये जो मतलब दिख रहा है यहाँ, जो इसमें मुख्तार अंसारी के सभा जो अंतिम यात्रा है, इसमें जो भीड़ दिख रही है, इसमें 90% लोग, बेशक इसमें चाहे अभी अब जो शहाबुद्दीन था या इसका था अतीक अंसारी, अतीक अहमद, तो उसकी मौत में भी जो लोग जुटे थे उसमें से कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे। उन लोग या गरीब तबके के लोग थे। उन लोगों का मानना है कि ये जो है ये रक्षक है, ये हमारा जो है वो धर्म को बचाता है। तो ये एक रॉबिन हुड वाली छवि है, साथ में वो सेवियर वाला भी उनका एक छवि है
जिसके कारण उनके जनाजे में भीड़ ज्यादा आ रही है। धीरज सर, मैं दो बातों पे जरूर आपको उत्तर देना चाहता हूं। अभी आपने जब बात आप इस्लाम की कर रहे थे तो आपने कहा था धर्म, तो मैं कहूंगा पहली बात तो धर्म नहीं है जो वो मानने वाले हैं। धर्म और मजहब में फर्क होता है। धर्म का अर्थ तो कर्तव्य होता है। मजहब एक किताब से बाउंडेड है, जो उसमें लिखा है वही परम सत्य है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। वो ना उसके आगे जानना चाहता है ना उसके पीछे कुछ सुनना चाहता है। उसका नैरेटिव बड़ा क्रॉस और कट क्लियर है, जो हम मूर्ख समझ ही नहीं पा रहे या हमें समझने नहीं दी गया। जैसे भाई उसका तो नैरेटिव ये है, काफिर को मारना ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। आयत 9 सूरह 5 इसमें लिखा हुआ है मारो इसको साले को, और उसका नैरेटिव बहुत बढ़िया है, बड़ा क्लियर है कि मारो। और सर आपकी दूसरी बात पे, पढ़े लिखे की बात पे, जो रोहित सर भी बोल रहे थे, जो आप भी बोल रहे थे, मैं उस पर एक बात बोलना चाहता हूँ। जैसे हम लोग फिल्मों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं कि फिल्मों में तो मैं बताना चाहता हूँ साहब, मेरे को भी एक फिल्म याद आ गई। उस फिल्म में था कि वी मस्ट एजुकेट देम फर्स्ट, सत्या पिक्चर में था कि द मेन प्रॉब्लम इज एजुकेशन, वी मस्ट एजुकेट देम फर्स्ट। कमिश्नर साहब बोलते हैं, तो वो इंस्पेक्टर से पूछते हैं डोंट यू थिंक सो। जैसे आप कमिश्नर हो, मैं इंस्पेक्टर हूँ, तो आपने पूछा वी मस्ट एजुकेट देम फर्स्ट, तो मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ने, संकेत चतुर्वेदी इंस्पेक्टर ने जवाब दिया नो आई डोंट थिंक सो। मेरे हिसाब से तो इन्हें फूटो सालों को रख करके और चाइना की तरह ये बिल्कुल ठीक चलेंगे, गारंटी शुदा कह सकता हूँ इस बात को मैं। रोहित सर देखिए, मैं धीरज जी के बात से पार्शियली एग्रीड हूँ, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। एक ऐसा मजहब है जिसमें आप तो सामने वाले को जितना एजुकेट करेंगे वो उतना बड़ा मतलब खतरा बनेगा। यानी कि जितना वो एजुकेट होते हैं, वो जितना इस्लाम धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं, उतना वो टाइम बम बनते चले जाते हैं। हाँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आप अभी तक का जो टेररिस्ट का हिस्ट्री अगर उठाएंगे ना, आपको हार्डली कोई अनपढ़ मिलेगा उसमें, हार्डली अनपढ़ मिलेगा। नहीं तो कोई हवाई जहाज का एक्सपर्ट होगा, कोई पायलट होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा। ये जितना पढ़ते हैं ना इस्लाम को, उतना वो बॉम्ब में कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा होता है। और यही कारण है कि जब आसाम के मुख्यमंत्री से जब बोला गया कि भाई ये मदरसा में क्या पढ़ाई होता है, और जब उन्होंने सब्जेक्ट को देखा तो उन्होंने कहा कि भाई इसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, ये पढ़ाओगे तो बम बनेगा। तो मैं यहीं पे ये डिफर करूंगा कि इनको जो है, पहली बात की जो इस्लाम की जो पढ़ाई है, जहां पे ये काफिर और ये 72 हूर है, भाई 72 हूर का प्रसाद इतना बड़ा है यार, किसी को भी बोल दिया जाए कि 72 हूर मिलेगा, कोई भी 72 हूर के चक्कर में पड़ जाएगा। यहाँ पे धरती पे एक लड़की नहीं मिल रही है, उसको 72 हूर मिल जाएंगे। जैसे आपने एक फिल्म का एग्जाम्पल दिया, मैं एक रियल जोक का एग्जाम्पल देता हूँ। लंदन के बॉर्डर पे एक टेररिस्ट चला गया बम फटने के लिए, तो वो जैसे ही बटन दबाने जा रहा था, तब तक क्या हुआ कि बैलेट वाला जो होता है, रबर बंदूक से जो गोली मारा जाता है जिससे आदमी बेहोश हो जाता है, तो ब्रिटिश पुलिस वालों ने ना जो वही बुलेट उसके ऊपर फायर कर दिया, उसको गोली लगा और वो बेहोश हो गया। जब वो होश में आया तो वो लंदन के हॉस्पिटल में था। अब वो जो है एकदम खुश हो गया कि भाई उसने जब गोरी लड़कियों को देखा एज ए नर्स, तो एकदम खुश हो गया। उसको 4 घंटा लगा लोगों को समझाने में कि भाई तू जन्नत में नहीं है, हॉस्पिटल में है। उसके बाद उसने अपने कमांडर को फोन लगा दिया, किसी से फोन छीन के, नर्स से, और कमांडर को बोला कि सर देखो मैं तो मजे में हूँ, देखो मेरे पास तो ये आगे आगे स्कर्ट पहन के इतनी खूबसूरत 6-6 फीट की लड़कियां मेरी सेवा कर रही हैं। तो कमांडर बोला कि साले तूने कहाँ से फोन किया, मेरा लोकेशन भी फंसवाएगा, फोन काट, तू कौन से जन्नत में जा, फोन काम करता है। तो इनके साथ ये हाल है। अगर 72 हूर का सही में अगर किसी को प्रसाद दिया जाए तो इससे बड़ा लोगों को मरने का चांस और क्या मिलेगा। नहीं, देखिए क्या है कि अभी तो आपने बताई बात, इसी में साबित हो रहा था कि वो शिक्षित नहीं था। वो शिक्षित होता ना तो इतना ब्लाइंड नहीं होता। वो शिक्षित मतलब वो, आप ये कह सकते हैं कि ठीक है इस्लाम के बारे में जो उसको सिखाया जा रहा है, जो मदरसे में जो सिखाया जा रहा है वो गलत गाइडेड है, तो वो गाइडेंस गलत है। लेकिन अगर वो मेन स्ट्रीम की शिक्षा उसे मिले तो वो नहीं, उसकी तरह नहीं होगा, वो जिहादी नहीं बनेगा। दूसरी बात कि ये जो भीड़ है ये शिक्षित नहीं होती है। इसमें से कोई एक लीडर, जैसे ओवैसी है, ही इज हाईली एजुकेटेड, फॉरेन में पढ़ा हुआ है, वो वकालत पढ़ के आया है,
लेकिन वो एक्सप्लॉइट कर रहा है किसको? जो मास है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। मास जो है वो अशिक्षित है। तो मास का आपको समझना होगा। जो अभी अब आप जो चर्चा कर रहे हैं, हम लोग आप जो चर्चा कर रहे हैं वो एक दो लीडर्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसका मास क्यों इसके पीछे जमा होता है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। धीरज सर, एक क्वेश्चन मेरा धीरज सर आप ही की बात पे है। आप मेरे को एक बात बताइए सर, आपने कहा कि लीडर होता है वो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है। अतीक अहमद और ये जहां तक क्या नाम है इसका मुख्तार अंसारी, ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे। और मैं गारंटी शुदा करता हूँ जितनी इन पे भीड़ आई उसमें कई डॉक्टर्स भी आए होंगे जो इनसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो बात शिक्षा की है ही नहीं यहाँ पर, बात शिक्षा से अलग है। इसको आप शिक्षा से मत देखिए, इनके यहाँ शिक्षा अलग चीज है। अगर आप किसी मुसलमानी इलाके में रहे, उनसे पूछना बच्चा कहाँ को कहेगा पढ़ने गया है। और वो पढ़ने का अर्थ होता है वो कुरान पढ़ने गया है। और कुरान पढ़ने का अर्थ क्या है? उसका मौलवी कहता है धरती तो चपटी है। उसका पढ़ाई अलग है, आपकी पढ़ाई अलग है। आप वो कहेगा धरती चपटी। देखिए मैं संकेत जी की बात को बताता हूँ। मैंने प्रैक्टिकली, मेरा एक दोस्त था, तो हम लोग ग्रेजुएशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो देखते थे वो घूमता फिरता रहता था। तो मैं उससे पूछता था कि यार तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? तो बोला मैंने तो पढ़ाई कर लिया। मैंने बोला किस चीज़ का पढ़ाई कर लिया? तो बोला कि मुझे जो पढ़ना है मैंने जाके मदरसा में पढ़ लिया है, ये पढ़ाई मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। यानी कि आज भी मुसलमान लोगों में एक टेंडेंसी है कि जो पढ़ाई सरकार करा रही है या जो पढ़ाई से उनको नौकरी मिल सकता है वो सेकेंडरी है। प्राइमरी एजुकेशन उनका क्या है? मदरसा। अब क्या होता है कि जब वो किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो पास नहीं कर पाते। जब वो पास नहीं कर पाते तो उनको जॉब नहीं मिलता। जब जॉब नहीं मिलता है तो वो सरकार को दोषी ठहराते हैं। अच्छा, अब इसमें भी एक बात है। मैं बोलता हूँ कि टॉप 10 टेररिस्ट का लिस्ट निकाल लीजिए, या मैं तो बोलता हूँ टॉप 100 पे डिस्कशन कर लेते हैं अगले वीक में। अगर वो सारे हाईली एजुकेटेड आपको नहीं मिले तो आप बताइएगा धीरज जी, इस धर्म के साथ ये विडंबना है कि आप जितना पढ़ेंगे ना इस धर्म को, उतना ही आपका टाइम बम होना। ये मुसलमानों ने लिखा है, पाकिस्तान के राइटरों ने लिखा है, बांग्लादेश के राइटरों ने लिखा है, जो विदेश चले गए, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को पढ़ा और जब वहां से पढ़ के आए और जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि यार तो टाइम बम है, इसको तो जितना पढ़ाओगे उतना बच्चा बम बनकर चला जाएगा। जितना छोटा बच्चे से बड़े बच्चा करते जाओगे तो फाइनली एक बम के रूप में ही निकलेगा, और वही होता है। अभी मैंने वही कहा कि जो मेन स्ट्रीम की पढ़ाई है ना वो पढ़ाने इनको ज्यादा जरूरी है। तो वो जैसे वो करना ही नहीं चाहते ना जो कर रहा है, पहले मेरी बात पूरी हो जाए। वह हेमंत विश्व शर्मा जो कर रहे हैं कि वो मदरसा को जड़ से ही खत्म कर दे रहे हैं। तो अगर जड़ से खत्म हो जाएगा तो वो फिर कॉमन मैन की तरह पढ़ेगा। कॉमन जो उसके चांसेस कम है कि वो जो इस्लामिक शिक्षा उसको जो मिल रही है वो साथ में मिले। हालांकि कुछ लोग घर में भी एजुकेशन की व्यवस्था रखते हैं कि घर में भी मौलवी आके पढ़ाए। मैंने देखा, मेरे पड़ोस में एक सरकारी अधिकारी थे, तो उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो चूंकि मदरसा नहीं जाता था, वो एक बोर्डिंग स्कूल में अच्छी महंगे स्कूल में पढ़ता था, पब्लिक स्कूल में, तो उसके साथ उसके घर में पढ़ाने के लिए मौलवी आते थे उसको। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैंने यही तो बात आपसे कहा कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। धीरज सर, मैं भी एक बात बोलना चाहता हूं इसमें बीच में कि अगर बात शिक्षा की है तो ये वही शिक्षा है जब एनसीईआरटी के अधिकारियों को अदालत में बुलाया गया था और पूछा गया था औरंगजेब ने कौन से मंदिर बनवाए हैं, तो एनसीईआरटी के अधिकारियों ने कहा था हमें खुद ही नहीं पता कौन से बनवाए हैं। ये उस शिक्षा की आप बात कर रहे हैं, ये उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए में जा करके ये बात पढ़ाई जाती है कि भगत सिंह वॉज अ टेररिस्ट, दैट शिवाजी वॉज अ माउंटेन रैट। ये उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें प्रथम शिक्षा मंत्री वो शख्स होता जो आज तक कभी स्कूल ही नहीं था। तो ये बेसिकली घुमा फिरा करके जो ये मैटर आता है ना, ये मैटर आता है सेकुलरिज्म नाम की बीमारी को, कि इनकी अपीजमेंट कैसे करी जाए। इनकी अपीजमेंट के चक्कर में ही ये अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, सैयद शहाबुद्दीन जैसे, दाऊद इब्राहिम जैसे लोग खड़े होते हैं। बाद में इनकी कोशिश होती है कि इसी पूरे कानून को अपनी जेब में डाल लूं, और ये डालने में सक्षम भी होते हैं। तो ये ओवरऑल है, मैटर हो रहा है। आज नहीं तो 50 साल के बाद आप देखेंगे ऐसा लॉ भारत में लाना ही पड़ेगा, ऐसा लॉ भारत में लाना ही पड़ेगा कि भाई जनाजे में इतने से ज्यादा लोग सम्मिलित नहीं होंगे। क्योंकि देखिए इसमें
आपको पता है कि नहीं, सारा मऊ का दुकान से लेके पूरा मऊ बंद था उसके जनाजे के लिए। इतना डर का माहौल फैला हुआ था वहां पे। आप बताइए कि अगर एक साथ 10 लाख आदमी एक जगह पे पहुंचे हुए हैं और उस भीड़ को अगर किसी तरीके से मोटिवेट कर दिया गया, किसी एक नेता ने मोटिवेट कर दिया, तो आपको पता है कि कितना बड़ा दंगा में कन्वर्ट हो जाता है। दिल्ली दंगा आपने देखा, ये सारे फ्राइडे को क्यों शुरू होते हैं भाई? ये सारे फ्राइडे को क्यों शुरू होते हैं? इसीलिए होते हैं ना, क्योंकि फ्राइडे को ये लोग मिलते हैं और कोई ना कोई एक आदमी जो है वो पहले से सारी तैयारी करके रखता है और इस भीड़ को मोटिवेट कर देता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, लोग बोलता है टेररिज्म, जितना वोट टेररिज्म ने भारत को नुकसान पहुंचाया है ना, उतना बाकी कितना किसी और टेररिज्म ने नहीं पहुंचाया हुआ है। जब मैं वोट टेररिज्म बोलता हूं तो ये बहुत सारे नेताओं को और मुस्लिम लोगों को चुभ जाता है। अगर आप एक पूरा कम्युनिटी 15% या 20% या 30% की जनसंख्या एक पार्टी को एक मुश्त वोट दे के आप उसको जिताने की कोशिश करते हैं, तो यह भी वोट टेररिज्म है। इसको वोट टेररिज्म क्यों ना कहा जाए? तो प्रॉब्लम है कि सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन है कि कानून बनना चाहिए मेरे हिसाब से कि भाई किसी के भी जनाजा में 50 लोग से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। और एक सॉल्यूशन है कि इन लोगों को या तो ऐसे जगह पर, जैसे लादेन का हुआ कि समुद्र में दफना दिया गया, या ऐसे जगह ले जाकर दफना दिया जाए जहां भीड़ नहीं इकट्ठा हो। कितने लोगों का दफनाइएगा आप बताइए? या इनके शरीर को मेडिकल में दान कर दिया जाए कि उसका सब इस्लाम के खिलाफ है ना, सब इस्लाम के खिलाफ है। अब इस्लाम की बात ही नहीं ना, आतंकवादी का तो कोई धर्म नहीं होता। एट द एंड ऑफ डिबेट मेरा एक चीज मानना है धीरज सर और रोहित सर, कि देखिए बेसिक प्रॉब्लम जो है वो उस आसमानी किताब से ही, और जो नीचे जो किताब है उससे भी दिक्कत है। अर्थात जो किताबें यहाँ पर छापी जाती हैं, जो आपको पढ़ाई जाती हैं, जो आपको बताई जाती है, जो न्यूज़पेपर आ रहा है इंक्लूडिंग वो, उस रिपोर्टरों से जो बीबीसी में इसको सुल्तान बता रहे थे, सीवान का सुल्तान शहाबुद्दीन को, उनसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अहले कलम हो, अहले कलम अर्थात कलम का उपयोग करने वाले, कि अहले कलम हो, जरा ये तो बतलाओ कि क्या कभी तुमने ये सोचा होगा कितने झूठ लिखे हैं तुमने, कितना सच बोला होगा? जिस दिन बात सिर्फ सच्चाई की और ईमानदारी की होने लगेगी, जिस दिन कानून प्रॉपरली वर्क करेगा और ऐसे नेताओं को छूट नहीं दी जाएगी, जैसे मानिए ये लोग जो लोग रखे जाते थे बाय पॉलिटिकल पार्टीज, अतीक अहमद और ये सैयद शहाबुद्दीन और ये तीसरे जो महाराज थे जो जिनको कल 72 हुरों के पास चले गए, ये लोग जो हैं, इन लोगों के ऊपर जिनने इन्हें पालन पोषण करा, जिनने इनको संरक्षण दिया, इनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए। आईपीसी में है ना मुकदमा हार्बरिंग ऑफ डेकॉइट्स का, इन पॉलिटिकल पार्टीज पे क्यों नहीं? जैसे समाजवादी पार्टी वाले तो श्रद्धांजलि दे रहे थे, बाकी टसुए मारे थे, लेकिन उन्होंने कभी, और जैसे लाल बहादुर शास्त्री पर की मृत्यु पर उन्हें कोई शंका नहीं हुई, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर कोई शंका नहीं हुई। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का कार्यक्रम। मैं आप सबसे इजाजत लेता हूं और फिर जल्द आने के वादे के साथ नमस्कार।